सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन बड़े लोगों को छू भी नहीं पाती या बड़े देशों को आग तक नहीं दिखा पाती। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. The middle class all over the country is very unhappy that they are paying the majority of taxes. They need to see reduction. Andhra Pradesh Reorganization Act. बजट 2024 नीतीश नायडू बजट बन गया। दो दृष्टिकोण की बजट है। Budget has not been for the middle class. पहले तो नौकरी नहीं है, ऊपर से आरक्षण की चिंता। दोस्तों, हम सालों से बजट देखते आ रहे हैं लेकिन ऐसा बजट हमने कभी नहीं देखा। आमतौर पर विपक्ष बजट की आलोचना करता है और सत्ता पक्ष बजट को 10 में से 10 देकर समर्थन करता है, लेकिन ये बजट आम बजट नहीं था। ये इतना अलग था कि भक्त मंडली भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। बहुत से लोग दुखी थे लेकिन उनके पास रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। This model shall showcase विकास भी, विरासत भी in a growth trajectory. आंध्र प्रदेश को बजट में 15,000 करोड़ रुपए मिले। Government is too little and will have only little impact on the grave unemployment situation. और बिहार हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए। When it comes to generating more jobs in our economy, In the last 10-15 years, पर यहाँ सवाल उठता है कि निर्मला जी ने ऐसा क्या किया कि लेफ्ट, राइट और सेंटर हर कोई दुखी है। मतलब आम आदमी को एक हाथ में 2 रुपया कैसे दिए और दूसरे हाथ से 4 रुपए ले भी लिए, और देश के सुपर रिच फिर से कैसे बच गए। बजट 2024 में आपके लिए क्या है और ये बजट मिडिल क्लास के लिए इतना कड़वा क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। 10 साल में पहली बार सरकार ने कम से कम ये तो माना कि देश में FDI इनफ्लो और जॉब क्रिएशन एक बड़ा मुद्दा है। यानी अब सरकार की परेशानी साफ दिख रही है। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई और प्रस्ताव रखा गया कि हम चीन से ज़्यादा पैसा FDI यूनिट्स लें, यानी कुल मिलाकर उनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगानी चाहिए ताकि पश्चिम देश जो चीन से डायरेक्ट इंपोर्ट, डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना चाहते, वे फिर भारत से सामान लेने लगेंगे। हालांकि कंपनी चीन की होगी। असल में ये स्ट्रेटेजी परेशानी में इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि FDI फ्लो 16 साल में सबसे कम रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा। FDI इतनी बुरी हालत में है और जॉब क्रिएशन और भी बदतर है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि भारत का विकसित देश बनने का सपना आसान नहीं होने वाला है। सर्वे में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कंपनियां प्रॉफिट तो कमा रही हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर रोजगार पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि जॉब क्रिएशन उनकी बॉटम लाइन होनी चाहिए। लेकिन सरकार उन पर नजर रख रही है और हमें इस जॉबलेस ग्रोथ को रोकना होगा। लेकिन इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी कहती है कि सरकार अकेले जिम्मेदार नहीं है। सेंटर, स्टेट, प्राइवेट कंपनीज, उन्हें एक साथ मिलकर समझौता करना होगा। एक ऐसी समझ जो देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाएगी। और इस बार शायद पहली बार किसी इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट में सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में पाया गया है कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, सैनिटरी हैबिट्स, अनहेल्दी फूड हमारे देश की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है। ये सच है। इसलिए पिछली वीडियो में हमने भी आपको सलाह दी थी कि बिग बॉस जैसे शो और दुनिया भर के बेकार शोज देखना बंद करें और अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दोस्तों, बजट से पहले एक बात तो सभी को साफ थी कि जहां तक जॉब क्रिएशन की बात है, सरकार अभी संघर्ष कर रही है। ईमानदारी से कहूं तो ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि किसी भी पार्टी के पास इसका आसान समाधान नहीं है। आज आम आदमी को टैक्स भी देना होगा, साथ ही आम आदमी को जॉब के मामले में भी आत्मनिर्भर होना होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया, जुमला इन इंडिया के बाद सरकार को 2024 में समझ आ गया है कि अगर नौकरियां पैदा नहीं हुई या अगर नौकरियां नहीं दी गई और अगर वे नौकरियां पैदा नहीं कर पाए तो अगली बार वे चुनाव से बाहर हो जाएंगे। तो बजट में 3 पहलों की घोषणा की गई है। स्कीम ए, फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी। इससे 10 लाख युवाओं को प्रॉफिट होगा, उन्हें नौकरी के बाजार में लाया जाएगा। स्कीम बी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक इंसेंटिव ताकि ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। इस स्कीम में 30 लाख लोगों को प्रॉफिट होगा। EPFO कंट्रीब्यूशन के माध्यम से लोगों को उनके खाते में पैसा मिलेगा। स्कीम सी उन लोगों के लिए है जो रोजगार पैदा करते हैं। सरकार 2 साल तक हर नए कर्मचारी को 3,000 रुपए प्रति माह देगी, यानी एम्प्लॉयर्स EPF कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस स्कीम से नौकरी के अवसर बढ़ेंगे या आने वाले सालों में 10 वैकेंसीज के लिए फिर से 10,000 लोग CV लेकर पहुंच जाएंगे? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अपनी वीडियो पर अगर वापस आए तो वे नौकरियों पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे, बड़ी योजनाएं बना सकते थे, ज्यादा पैसा लगा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी सीटें बचानी थी। इसलिए बजट 2024 नीतीश नायडू बजट बन गया।
हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए जेडीयू और टीडीपी को खुश रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब खुद देखिए, आंध्र प्रदेश को बजट में 15,000 करोड़ रुपए मिले, जो कि आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों और पोलावरम डैम प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, और बिहार हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की है, जैसे पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर और बोध गया दरभंगा एक्सप्रेस। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सरकार के हाथ तो तंग हैं और जीएसटी की कंडीशन ऐसी है कि सरकार कहती है कि जीएसटी कलेक्शन डेटा पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका भी सोल्यूशन वही है जो सालों से चल रहा है, यानी मिडिल क्लास को लें और उन्हें अच्छे से निचोड़ दें। हमारे टैक्स रेट्स पहली दुनिया से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हर साल मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि इस साल जेब में कुछ तो आएगा, कुछ प्रॉफिट तो आएगा या कुछ राहत होगी। ऐसे में सरकार एक काम करती है, लॉलीपॉप दे देती है और मीडिया कहता है मास्टर स्ट्रोक। मिडिल क्लास खुश हो जाता है। बाद में पता चलता है कि लॉलीपॉप में बहुत कुछ गड़बड़ है। इस साल इस लॉलीपॉप का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी सिर्फ नई टैक्स रेजिम के लिए, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर डिडक्शन वो भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। 15,000 से 25,000 रुपए थोड़े बदलावों के साथ नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है। इस पर निर्मला जी कहती हैं कि इससे 15,500 रुपए तक की बचत हो सकती है, जो कि मैक्सिमम है, जैसे मॉल में 50% तक की छूट होती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि सरकार ने आखिरकार रीअसेसमेंट केस को फिर से खोलने के लिए 3 साल की समय सीमा तय कर दी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आकर आपका पुराना केस खोल दे। मतलब अगर जांच के लिए रिटर्न को फिर से खोलना है तो आपको ये दिखाना होगा कि आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की है। साथ ही एक बड़ी घोषणा ये भी की गई है कि एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। ये वो टैक्स है जो स्टार्टअप कंपनियों को इन्वेस्टर्स से मिलता था, जिस पर भारी टैक्स, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लगाया गया था। हुआ ये कि सरकार ने हमारे छोटे स्टार्टअप का गला घोट दिया। ये अच्छी बात है कि सरकार ने समझ लिया है कि अगर वो बस एक तरफ हट जाए और लोगों के काम में दखल ना दे तो भारतीय व्यापारी दुनिया पर राज करेंगे। क्योंकि आज जो व्यापारी सफल है वो सरकार के बावजूद है, सरकार की वजह से नहीं है। लेकिन आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के बीच मिडिल क्लास यानी हमें क्या मिला? मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया गया। निर्मला सीतारमण ने इक्विटी समेत सभी फाइनेंशियल एसेट्स पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की घोषणा की है, जो कि पहले 10% थी। और अब उम्मीद है कि ये रेट लगातार बढ़ता रहेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी 1 साल से कम समय में आपने जो मुनाफा कमाया है उसमें 15% की बढ़ोतरी करके 20% टैक्स कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शन लेन देन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 0.01% से 0.02% की बढ़ोतरी की गई है। ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार कह रही है कि जो बाजार थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है उसे ठंडा करने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है। साथ ही सोने और रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन हटा दिया है। सरकार ने एक तरह का इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया है, जिस टैक्स का इस्तेमाल कांग्रेस के चुनाव जीतने पर लोगों को डराने के लिए किया जाता था। मोदी सरकार ने भी यही किया है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पिताजी ने 15 लाख रुपए का एक छोटा सा घर खरीदा, जिसकी 30 साल बाद कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई। अगर आपने इसे कल तक बेच दिया होता तो आपको 30 साल तक इंडेक्सेशन का प्रॉफिट मिलता, लेकिन अब 1.5 करोड़ पर पूरा टैक्स इंडेक्सेशन प्रॉफिट के बिना लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे रियल एस्टेट सट्टेबाजी कम होगी। लेकिन हमेशा की तरह क्या होगा कि कैश ट्रांजैक्शन फिर से बढ़ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। दुख की बात तो यह है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन बड़े लोगों को छू भी नहीं पाती या बड़े देशों को आग तक नहीं दिखा पाती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है। मतलब 1% पॉपुलेशन 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है। और अगर मैं सुपर रिच की बात करूँ तो वे अपने ही ब्रह्मांड में काम करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सुपर रिच टैक्स लगाने या सुपर रिच सेंस लगाने के लिए छू भी नहीं सकता। और चीन के बारे में बात करें तो चीन हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री थ्रेट है और सरकार का प्यार चीन के लिए लगातार और बढ़ रहा है। ये इससे साबित होता है, एक तो आप पहले से ही $100 बिलियन की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप चीन को बुला रहे हैं और FDI के लिए कह रहे हैं। आप चीनियों को हमारे साथ काम करने के लिए बुला रहे हैं। आप उन्हें आसान वीजा दे रहे हैं। जिन चीनी कंपनियों पर बैन लगाया हुआ था वे अब अंबानी के साथ एंट्री कर रही हैं। कुल मिलाकर आप चीन पर निर्भरता खत्म करने की वजह उसे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे पास कपड़े बनाने की भी क्षमता नहीं है या हमें उसके लिए भी चीनी कंपनी की जरूरत है? ऐसा ये मेरा सवाल है कि जब आप उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं तो आप चीन को कैसे हराएंगे? ऐसे ही इस बजट में और भी ऐसे कई वादे किए गए हैं, जैसे 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए भत्ते के साथ फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। अगर आप गणित लगाएंगे तो फॉर्च्यून 500 कंपनियां दुनिया में 3 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देती है
और एक देश में ये फॉर्च्यून 500 कंपनियां 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कैसे देंगी? यह सवाल 2 महीने बाद कौन पूछेगा? खैर, आप अगर जानना चाहते हैं कि हाई टैक्स की वजह से ब्लैक मनी कैसे बढ़ती है और इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।